साबिक वजीर आजम एक बार फिर सलाखों के पीछे। एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी। $25 मिलियन और 1.5 मिलियन पाउंड जुर्माना भी भरना होगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। बेटे हसन और हुसैन नवाज मफरूर करार, दायमी वारंट जारी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की अडियाला के बजाय कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। सूरज ढल जाने के बायस नैब हुक्काम का नवाज शरीफ को आज रात अडियाला जेल में ही रखने का फैसला। कल सुबह कोट लखपत जेल ले जाया जाएगा। मरियम नवाज क्यों नहीं आई? सहाफी का सवाल। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज को मैंने आने से रोका, वो यहां आकर परेशान होती। मेरा अज़्म बुलंद और मजबूत है। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे? मरियम नवाज का वालिद की गिरफ्तारी पर ट्विटर पर रद्द-ए-अमल लिखा, हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया। यहाँ ताले लगाकर पुलिस खड़ी करके बंदूकें तान के ये फैसला किया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान का कहना है कि सजा देनी थी, दे दी गई। पहला फैसला है, अदालत बंद करके सुनाया गया, बंदूकें तान कर सुनाया गया। मुशाहिदुल्लाह बोले, नवाज शरीफ सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। ठग ऑफ माफियाज बेनकाब हो गए हैं। नालायक बच्चे वालिद के दिफा में नहीं आए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैसला एक मिसाल है। पनामा स्कैंडल से बड़े बड़े करप्ट अफराद के नाम सामने आए। जरदारी और ओमनी ग्रुप जाली बैंक अकाउंट्स के जिम्मेदार हैं। जेआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस जारी। 31 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। जहां अपील दायर करनी है करें, लेकिन अब फैसला हम करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये वो पाकिस्तान नहीं जहां सरकारी जमीनों की बंदरबाट होती थी। जरदारी और बिलावल के अखराजात कंपनीज देती थी। जाली बैंक अकाउंट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा, अयान अली कहां है? क्या बीमार होकर बैरूने मुल्क गईं? वापस लाने का क्या तरीका है? जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली जेआईटी रिपोर्ट की समरी आज न्यूज को मौसूल। जरदारी ग्रुप ने 148 मिलियन की रकम जाली अकाउंट से निकलवाई। ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में 22.72 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। परियार टालपुर के कराची के घर में 3058 मिलियन खर्च किए गए। जाली अकाउंट्स के जरिए जरदारी खानदान रकम हासिल करता रहा। रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। FIA की कहानियां पहले भी बात सुन चुके। इस तरह के ग्राफ हमारे खिलाफ पहले भी प्रेजेंट हुए थे। ये रिपोर्ट हमारे लिए कुछ नया तो था नहीं रिपोर्ट में, क्योंकि इस रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से तो हम हुकूमती वज़रा से और मीडिया के जरिए सुन चुके थे। जेआईटी रिपोर्ट एक तरफा कहानी, अलिफ लैला की दास्तान है। कमर जमान कायरा का रद्द-ए-अमल, कहा तासुर दिया जा रहा है, हमें सजा सुना दी गई है। केस ट्रायल कोर्ट में भेजने की दरखास्त की है। अदालती हुक्म के बावजूद रिपोर्ट कैसे लीक हो गई? पीपी रहनुमा का सवाल। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, दिफा का पूरा हक मिला, मगर नवाज शरीफ के पास मनी ट्रेल नहीं थी। ख्वाजा हारिस ने केस दुरुस्त अंदाज में नहीं लड़ा। जरदारी के वकला से मशवरा करना चाहिए था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की काबुल में अफगान सदर और हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी हम मनसब जवाद जरीफ से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा चीन और रूस भी जाएंगे। फैसलाबाद में शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी।
अस्सलाम वालेकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल पहुंचाया गया। नवाज शरीफ को कल कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर से। नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में जेल पहुंचाया गया। नवाज शरीफ को कल कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल, आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल पहुंचाया गया है। नवाज शरीफ को कल कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं कि जब ये फैसला सामने आया उसके बाद यही कहा गया कि पहले नवाज शरीफ का मेडिकल किया जाएगा, उनका पिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल होगा और उसके बाद फिर उनको अडियाला जेल लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिर नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई कि उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाए, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया और उसके बाद फिर उनकी इस दरखास्त को कबूल कर लिया गया। और उसके बाद अब ये खबर सामने आई है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है अडियाला जेल के हवाले से, कोट लखपत जेल के हवाले से, इसलिए आज उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और कल उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाए। और यूं 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस केस के बाद आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी सज़ा पा गए। इस वक्त ये खबरें हैं, उनको बाकायदा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। कल किसी वक्त उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा हो गई। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुना दी। साथ ही $2.5 करोड़ और 15 लाख पाउंड का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जज अरशद मलिक ने नैब रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। इस वक्त आपको अपडेट करें, नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा हो गई। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुना दी। साथ ही $2.5 करोड़ और 15 लाख पाउंड का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जज अरशद मलिक ने नैब रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देते हुए उनके दायमी वारंट जारी कर दिए। बिल्कुल अहम खबर है, नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा हो गई। आपको बताएं कि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। बरियत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इस वाले से आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने फ्लैगशिप फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। बरियत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आशियों से इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बरियत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी जाएगी। जी, अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही जब ये फैसला आया था नैब कोर्ट का, तो फौरी तौर पर नैब का एक आला सतही इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है चेयरमैन नैब ने की और उसमें फैसला किया कि चूंकि 2 मुख्तलिफ केसेस में 2 मुख्तलिफ फैसले आए हैं। एक केस अल अज़ीज़िया में मियां नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सजा हुई है और भारी जुर्माना भी हुआ है, जबकि दूसरा केस जो कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के हवाले से था उसमें उनको बरी किया गया। तो नैब जो है अब फ्लैगशिप वाले फैसले को हायर अथॉरिटी में, हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करेगा। चेयरमैन नैब ने अपने वकला को, अपने प्रोसिक्यूशन टीम को यह हिदायत की है कि वो इस हवाले से भरपूर केस तैयार करें दलाइल के साथ और पूरी मेहनत करके अच्छा मजबूत केस तैयार करके इस हवाले से अपील करें और इसको फौरी तौर पर प्रोसीड किया जाए। तो इससे अब ये जो है वो बात वाज़ेह हो गई है कि नैब जो है वो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में रेफरेंस में वो जो नैब कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज करेगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्रॉस अपील जो है वो अब सबमिट कराई जाएगी और चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास भी जारी है, तो अब मजीद क्या लग रहा है कि जब इस फैसले को, फ्लैगशिप के फैसले को चैलेंज किया जाएगा तो समातों का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा और नून लीग की जानिब से भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये तो जो मुद्दा अलग है और मुद्दई है, दोनों के पास ये एक ऑप्शन होती है, ये कानूनी हक होता है कि वो अपील में जाए। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनके पास ये हक हासिल है कि वो अल अज़ीज़िया के खिलाफ जो फैसला है उसको चैलेंज करेंगे, उनके वकला अपील करेंगे हायर अथॉरिटी में, हायर कोर्ट में। इसी तरह अगर किसी के खिलाफ फैसला आए तो उसके पास भी हक होता है कि वो उसको अपील करे। तो जिस तरह नैब
अपील करेगा फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में। इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा सकता है कि वो भी उनके वकला भी जो है अल-जज़ीरा पे चैलेंज करेंगे। तो ये तो अब कानूनी ऑप्शन है, कानूनी पहलू है और कानूनी प्रोसीजर है जिसको अपनाया जाएगा और आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक लंबी और पेचीदा कानूनी जो है वो जंग होगी। तो तारिक आप समझते हैं कि आने वाली सूरत हाल जो है वो तवील भी होगी और उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होगी, साथ ही साथ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी होगी? डेफिनेटली जी, जब अभी आपने देखा होगा कि जब इवन फील्ड का फैसला आया था तो मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को और कैप्टन सफदर साहब को सजा हुई। उसके बाद उन्होंने अपील की और वो अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त की। अगर ठीक है तारिक साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान ने, उनसे इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सर, जो फैसला है उसमें एक रेफरेंस में बरी कर दिया है और एक रेफरेंस में उनको 7 साल कैद की सजा हुई है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बरियत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैसला कोई इतना अनहोना नहीं है, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि 3.5 अरब रुपए की जनाब इनको प्लेंटी देने के बजाय इनको कम से कम जो है ना को 15-20 अरब रुपए की प्लेंटी देनी चाहिए थी। खरबों डॉलर इन्होंने लूटे हैं 40 सालों में इस पाकिस्तान के, तो कम से कम कुछ ना कुछ हिस्सा तो जो है ना वो वापस रियासत के और रियासती खजाने में आना चाहिए था। दूसरी चीज, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नैब रिट कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब का फैसला जो ना वो पहले एवन फील्ड वाला जो ना वो मुअत्तल किया है, तो एग्जैक्टली इसी तरह जो ना फ्लैगशिप वाला भी जो ना ये मुअत्तल करके इनको इसमें सजा मिलेगी। और बात बड़ी सादा सी है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। तो अब हिसाब किताब शुरू हो गया है और ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क को बेलौस होकर जिन्होंने लूटा है ना पिछले 40 सालों में, बेखौफ और बेलौस, उनका भी बेखौफ और बेलौस एहसाब ना हुआ, उस वक्त तक जो ना ये मुल्क आगे नहीं जाता। चौहान साहब, ये तो ज़ाहिर है कि आज एक रेफरेंस के हवाले से हमने आपसे बात की, साथ ही साथ हमजा शहबाज हैं, उनका कहना है कि इमरान खान ने कोई एहसान नहीं किया जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा अपोजिशन लीडर को दिया। अगर तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के वोट चोरी ना करते तो आज उनकी कुर्सी पर भी नून लीग का उम्मीदवार ही बैठता। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, अगर इमरान खान साहब ने एहसान नहीं किया तो इनके अंदर भी अगर रत्ती बराबर शर्म और हया हो ना शहबाज शरीफ साहब में, तो वो खुद ही रिजाइन कर दें कि मैं जना नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, रेफरेंस दायर हो चुका है करप्शन का इनके ऊपर, रत्ती बराबर भी इखलाकी सियासी शर्म और हया अगर शहबाज शरीफ साहब में हो तो वो खुद रिजाइन कर दें इस पीएससी की चेयरमैनशिप से। लेकिन नहीं, ये तो कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा सर, मरियम नवाज का भी ट्वीट सामने आया और उन्होंने यही कहा है कि भाई एक ही दफा आप एक शख्स को कितनी दफा निशाना बनाएंगे, और साथ साथ जो नून लीगी रहनुमा है उनकी जानिब से भी बड़ा कड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है ये अदालत के बंद कमरे में किया गया। तो भाई अदालत के बंद कमरे में फैसले होते हैं और क्या खेल के मैदान के अंदर फैसले होते हैं या सड़कों में जाना वो अदालतें लगा के फैसले होते हैं? अदालत अपने कमरे में बैठ के फैसला नहीं, लेकिन शाहिद खाकान ने ये कहा है कि गन तान कर, बंदूक तान कर जो है फैसला सुनाया गया। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रिसाइसली कहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब माशाल्लाह जो ना LNG के अंदर भी जो ना वो जो ना सर से लेके पांव तक करप्शन के अंदर लुथड़े हुए हैं। उनको असल में फ्यूचर जो ना अपना भी ऐसे ही नजर आ रहा है, तब इस किस्म की जो ना बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनसे पूछे 2.5 साल सुप्रीम कोर्ट, एहसाब अदालत और JIT 2.5 साल इनको दिए गए कि आप अपना कोई प्रूफ दे दें अपने इन जनाब करप्शन के खिलाफ जना कि आप करप्ट नहीं है, बददियानत नहीं है। तो ये प्रूफ कोई नहीं दे सके, सिंगल एक डॉक्यूमेंट नहीं इन्होंने दिया, सिंगल एक डॉक्यूमेंट। तो जनाब इनको तो बड़ा ओपनली फैसिलिटेट किया गया, VIP तरीके से इनको हर पेशी के ऊपर ले जाया जाता था और वापस भिजवाया जाता था VIP स्टाइल में। चले, एक तो ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा केस, दूसरे केस की बात करते हैं। JIT की रिपोर्ट आज जो सामने आई उसकी एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें ओमनी ग्रुप के हवाले से, जरदारी फैमिली के हवाले से, जरदारी साहब उसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे? सर, उस पर क्या रोशनी डालनी है जी, उस पर तो अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ओमनी ग्रुप, बलोच ग्रुप, जरदारी ग्रुप, ये जितने ग्रुप हैं ये बुनियादी तौर पे जनाब आसिफ जरदारी साहब के और बिलावल जरदारी साहब के कुत्तों तक को ये पालते थे। अब देखना 58,000 रुपया माहाना कुत्तों को जना इनको जना खुराक जाती थी ओमनी ग्रुप की तरफ से। इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू मनानी होती थी बख्तावर की और बिलावल जरदारी की, वो भी जनाब ओमनी ग्रुप से पैसा आता था। ठीक है जी, इनके किचन का खर्चा ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप और बलोच ग्रुप के जना वो खाते से आता था और आगे रिवार्ड में फिर इनको 54 अरब रुपए के कर्जे मिलते थे और अरबों रुपए की करप्शन होती थी, लुटमार होती थी। चीजें अब सारी खुल के आ गई हैं। जरदारी साहब ने बमा अहलो याल इस मुल्क को लूटा है। अपनी बहन फरियाल तालपुर साहिबा को भी इसी कत्ती पे चढ़ाई रखा। वो आपका मुंह बोला भाई था जनाब
यही कहना है कि जीआईटी रिपोर्ट है वो एक तरफा कहानी है, ऐसा लगता है अलग अलग की दास्तान है, केस ट्रायल कोर्ट में भेजने की दरखास्त के साथ साथ वो कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। सर उमरो अय्यार की तरह जो लूटने वाले हैं ना, उनको चीजें अलिफ लैला वाली नजर आती हैं। इनसे पूछो कि जब उमरो अय्यार की तरह लूटमार लगाई हुई थी आपने और आपके लीडर्स ने, तो उस वक्त याद क्यों नहीं आया कि ये अलिफ लैला की कहानी और अलिफ लैला का जनाब फिल्म पूरी बनने लगी हुई है। जब सारी बना ली तो अब ये कहते हैं जनाब ये अलिफ लैलवी कहानी है जनाब। नहीं तो ये बुनियादी सवाल जो उठाया गया ऑपोजिशन की तरफ से कि हुकूमती वज़रा को कैसे पता चल रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जीआईटी रिपोर्ट में क्या सामने आ रहा है, और हर वो चीजें साबित भी हो रही हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि ये लीक नहीं होनी चाहिए। फयाज साहब वाला ये हमने तो लीक नहीं किया, ये तो आप लोगों ने लीक किया है, मीडिया के जरिए से हमें पता चला है। अब हमारे ऊपर क्यों इल्जाम दे देते हैं? फ्लैश आप करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आप चलाते हैं टीवी चैनल वाले जना, उसी के जरिए से हमें पता चलता है, वो चीजें हम बयान करते हैं। नहीं, लेकिन फिर कमेंट्स तो दिए ना आपके लोगों ने। अगर चले मीडिया ने इसको ब्रेक किया तो हुकूमती वज़रा जो है थोड़ा सा बेहतर ये नहीं होता कि वो साइड हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर साइड लाइन पे रहते और ऑपोजिशन को इतना स्पेस नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं आपकी जस्टिफिकेशन के ऊपर। आप सारा दिन जनाब सुबह से लेकर रात तक ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हो, डॉक्यूमेंट समेत, उनकी जनाब फोटो समेत जनाब कि ये करप्शन वो करप्शन साबित हो गई है, उस पर हम बोले भी ना। वाह जी वाह। अच्छा सर, अब क्योंकि नहीं सर ठीक है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो यही कह रही है कि हुकूमती वज़रा जो है वो बार बार आके जो है एक के बाद एक वज़ीर आके जो है बाद में कहते हैं, सुनो मेरी बात यार, मेरी बात सुनो जी। असल में हमारा स्टाइल जो है ना, मैं या फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब, वो इनको चुपता होगा, लेकिन हम तो वही बात कह रहे हैं जो मीडिया जनाब पहले से ब्रेक किया होता है जिसने। अच्छा सर ठीक है, चले सर, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो दो बड़े अहम केसेस हैं। जरदारी साहब के हवाले से जो केस है और आज जो जिस केस का फैसला है, सर क्या देख रहे हैं आप सियासी मुस्तकबिल दोनों पार्टीज का? क्योंकि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बैकडोर हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुत्तहिद हो जाए और गठजोड़ हो जाए इनका। देखो एक बात अपने ज़हन में बिल्कुल बैठा लो, मौसम बताऊं कौन सा आ गया है? मौसम आ गया है कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है वाला। इंतसाबी अदारों की तरफ से, अदालतों की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिव अदारों की तरफ से आजकल ये मौसम आया हुआ है। ये क्यों मौसम आया है? क्योंकि मिसाक जमहूरियत का मौसम गुजर गया है, कंडोलीजा रेसी का जना मौसम गुजर गया है, मुफाहमत की सियासत का मौसम गुजर गया है, आपस में मिल के लुटमार करने का मौसम गुजर गया है। अब मौसम आ गया एहतसाब का, अब मौसम आ गया पूछ पड़तीत का, अब मौसम आ गया है चेक एंड बैलेंस का, अब मौसम आ गया है कि इन चोरों, लुटेरों, नौसरबाजों को कटहरे में खड़ा करके पूछा जाए भाईजान क्यों, कैसे, किस तरह। यह अब मौसम आ गया है। तो इस मौसम के अंदर ना तो कोई मुफाहमत होगी, ना कोई आपस में बाहों में बाहें डाल के जनाब हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स पे सारा जंगल होगा वाला जना कोई माहौल बनेगा। अब कोई ना एनआरओ होगा, ना डील होगी, ना ढील होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब इंतहाई खुशगवार मूड में तबसरा कर रहे हैं आज की डेवलपमेंट का, और उनका कहना यह है कि मुफाहमत की सियासत का मौसम अब गुजर गया, अब मौसम आ गया है एहतसाब का, और सबको लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इंतहाई कड़ी तनकीद की इस वक्त जरदारी ग्रुप के हवाले से, ओमनी ग्रुप के हवाले से जो इस वक्त जीआईटी की एग्जीक्यूटिव समरी सामने आई, साथ ही साथ नवाज शरीफ की तर्ज सियासत में भी उन्होंने कड़े नश्तर बरसाए। बिल्कुल, साथ साथ उन्होंने कहा कि ना ही कोई डील होगी और ना ही कोई ढील होगी। फयाजुल हसन चौहान आज ने उससे गुफ्तगू कर रहे थे और बात कर रहे थे नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसला आया है और जरदारी साहब के हवाले से जो फैसला आया उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। फयाजुल हसन चौहान और चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने कोई ऐसा नहीं किया जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा अपोजिशन लीडर को दिया। अगर तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के वोट चोरी ना करते तो आज उनकी कुर्सी पर भी नून लीग का उम्मीदवार बैठा होता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनाते हैं। बना दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया, ये पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया है अपोजिशन को। और न्याय साहब अगर आप मुस्लिम लीग नून के वोट चोरी ना करते तो आज आपकी कुर्सी पे मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बैठा होता जो अपना जो है ना अवाम के वोटों से आता। तो गुजारिश ये है कि आज अवाम की महंगाई से कमर टूट चुकी है। 71 साल तारीख में डॉलर जो है वो सबसे निचली तरीन सतह पर गिरावट का शिकार है। आज एक रेडी वाला भी परेशान है और आज एक अरबपति भी परेशान है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا دفاع کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. ٹھگ آف مافیاز بے نقاب ہو گئے ہیں. نواز شریف کہیں بھی اپنے پیسوں کے ذرائع کا دفاع نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ العزیزیہ کے پیسے کہاں سے آئے. ہل میٹل 2010 تک خسارے میں تھی. ہل میٹل کا $2.5 لاکھ کا خسارہ تھا, لیکن جب پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آئی تو ہل میٹل نے سونے کی مرغی کی طرح انڈے دینا شروع کر دیے. 3 دفعہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم, اس کے بچے, وہ کہتے ہیں ان کے اوپر پاکستانی قوانین اپلائی نہیں ہوتے, وہ برطانوی شہری ہیں اور وہ پاکستان میں پیش بھی نہیں ہوں گے, اور اب اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر کمیشن کے پیسے مختلف ذرائع سے, جو ابھی آپ نے اس میں بھی دیکھیں گے العزیزیہ میں اور ہل میٹل میں, کہ کس طرح سے یہ پیسے باہر جاتے تھے اور باہر ان کے بچے جو ہیں وہ پراپرٹیز خریدتے تھے یا خود خریدتے تھے اور بچوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیتے تھے. العزیزیہ کے پیسے کہاں سے آئے, اور پھر ہل میٹل کے 18 جو دنوں میں پیسے آئے وہ کیسے آئے. ہل میٹل نے پھر یہ کیا کہ یہ مل جو تھی یہ نقصان میں تھی 2010 تک. 2010 تک یہ مل مکمل طور کے اوپر خسارے میں تھی. $2.5 لاکھ کے قریب اس کا خسارہ تھا. 2010 میں جو ہی پنجاب میں حکومت آئی پی ایم ایل این کی, اس مل نے سونے کی مرغی کی طرح انڈے دینے شروع کر دیے, اور 2010 میں نواز شریف صاحب کو $2 ملین جو ہیں وہ بھیجے گئے. $9 لاکھ براہ راست نواز شریف کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک واپڈا ٹاؤن اکاؤنٹ میں آئے. $1 لاکھ جو تھا, $9 لاکھ جو تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آیا, مریم نواز شریف اور نواز شریف کے ڈرائیورز کے اکاؤنٹ میں آیا. ایک ڈرائیور تھا, ایک خانسامہ تھا, ایک گارڈ تھا, ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے دیے گئے. مریم نواز ٹویٹر پر والد کے بھرپور دفاع میں مصروف ہیں. ایک بار پھر ٹویٹ میں کہا کہ ایک ہی شخص کو کتنی بار نشانہ بناؤ گے, کتنی بار سزا دو گے, کتنی بار جیل بھیجو گے. حکومت کو نواز شریف کا خوف چین نہیں لینے دے رہا. حکومت کے دن تھوڑے ہیں. نواز شریف کے خلاف الزامات میں رتی بھر بھی سچائی ہوتی, ثبوت ہوتے یا ایک بھی گواہی ہوتی تو 10,000 درہم کو بہانہ نہ بنایا جاتا, خاندانی کاروبار اور جائز ذاتی لین دین کا سہارا نہ لینا پڑتا. یہی نواز شریف کی فتح ہے. نواز شریف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر بھی آج سرخرو ہوا. فیصلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جو باقی رہ جائے گا وہ ہے نواز شریف کی سچائی اور مخالفوں پر ظلم کا بوجھ, جس کو وہ ڈھوتے رہیں گے, کیونکہ حکومت طاقت اور اختیارات ہوتے ہی ختم ہونے کے لیے ہیں. وقت بدلتے اور حالات الٹتے دیر نہیں لگتی. یاد رکھیں, ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مریم نواز ٹویٹر پر والد کے بھرپور دفاع میں مصروف ہیں. ایک بار پھر ٹویٹ میں کہا کہ ایک ہی شخص کو کتنی بار نشانہ بناؤ گے, کتنی بار سزا دو گے, کتنی بار جیل بھیجو گے. حکومت کو نواز شریف کا خوف چین نہیں لینے دے رہا. حکومت کے دن تھوڑے ہیں. نواز شریف کے خلاف الزامات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی, ثبوت ہوتے یا ایک بھی گواہی ہوتی تو 10,000 درہم کو بہانہ نہ بنایا جاتا. بالکل. مریم نواز کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا, اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک اور ٹویٹ سامنے آیا تھا, اور ان کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئی ہیں, اور اس سے پہلے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی وہ اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کی تھی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سزا کو جہاں اپوزیشن اراکین سینٹ نے احتساب کی بجائے انتقام قرار دیا, وہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسے درست فیصلہ قرار دیا گیا ہے. دیگر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ منتخب احتساب ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کا مزید کیا کہنا ہے, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. ہم سب کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں تھی. بار بار عدالت پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو اپنی منی ٹریل دیں. ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے برے کاموں کا برا انجام تو ہوتا ہے. ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں, لیکن ان فیصلوں پہ تحفظات ہمارا آئینی حق ہے. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ ہائر کورٹس بنی ہیں کہ آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ اپیل کرتے ہیں. اور احتساب جو ہے بے شک بے رحمانہ ہو, لیکن وہ سلیکٹیو نہ ہو, وہ ون سائیڈڈ نہ ہو, وہ جانبدارانہ نہ ہو. احتساب ایک راز دا ووٹ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھا پڑا فیصلہ تھا, اور جبکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی منی ٹریل پہ ایک کیس آلریڈی سسپینڈ کر چکا تھا.
अब ये भी सस्पेंड हो जाएगा। मगर इससे मैं समझता हूँ कि मुल्क की बदनामी होगी, कौम की बदनामी होगी। हम लोग ऑलरेडी मुश्किलात में हैं और इस किस्म की हरकतें करके हम मुल्क को और मुश्किलात में डाल देंगे। एहतिसाब से कोई पाकिस्तानी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। एहतिसाब ज़रूरी है, लेकिन एहतिसाब होना चाहिए इंतकाम नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। एहतिसाब का इदारा इस वक्त एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, मिलिट्री का भी, जुडिशरी का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, पॉलिटिशियंस का भी, सबका होना चाहिए। सियासत जिस डगर पे चल पड़ी है, शायद बहुत से सियासतदान ये ऑप्ट करें कि अगर सियासत इसी का नाम है, विक्टिमाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी में बहुत कम फ़र्क होता है। मियाँ साहब की बेल चंद हफ्तों में हो जाएगी और मियाँ साहब को ये भी मैं देख रहा था, वो कुछ मुझे बीमार नज़र आ रहे थे, हो सकता है वो इलाज के लिए बाहर चले जाएं। मरियम नवाज क्यों नहीं आई? सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को मैंने आने से रोका, वो यहाँ आकर परेशान होती। मेरी वालदा 85 साल की हैं, मरियम को उनके पास छोड़ा है। हमारी गिरफ्तारी और कुलसूम की वफात के बाद वालदा उदास हैं। हौसला अल्लाह देता है और मेरी वालदा की उदासी से मेरा दिल रोता है। मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मेरा आज़म बुलंद और मजबूत है। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ को कल किसी भी वक्त कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से। अली फुरकान, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, नैब अदालत के फैसले के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को भारी सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उनके जो सिक्योरिटी हसार था उसमें इस्लामाबाद पुलिस, रावलपिंडी पुलिस के साथ साथ नैब और रेंजर्स के जो अहलकार थे वो भी मौजूद थे और बॉक्स सिक्योरिटी में उनको यहाँ पे लाया गया है। नैब कोर्ट से अडियाला जेल के गेट नंबर 1 से उनको बख्तरबंद गाड़ी जो है उनकी अंदर अडियाला जेल के अंदर जो है वो रवाना हुई और अभी जो है वो जो उनके साथ आने वाला काफिला था, जो सिक्योरिटी के एहलकार थे, वो वापस जो है वो रवाना हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ को जब यहाँ लाया गया तो रास्ते में तमाम जो रास्ता था वहाँ पे आम ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया और ट्रैफिक के जो एहलकार थे वो जगह जगह के ऊपर तैनात थे इस को रवा रखने के लिए, इस काफिले को। और इसके साथ साथ जो है वो एहतजाजी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ चौराहे हैं, जो चौक हैं और अडियाला जेल के अतराफ में सुबह से ही भारी नफरी तैनात थी पुलिस की। अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो मंगवाई गई थी, जो कि सुबह से यहाँ पे तैनात रही और इस वक्त भी जो है वो अडियाला जेल के अतराफ में जो है वो पुलिस एहलकार तैनात हैं। कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्होंने और रावलपिंडी पुलिस ऑफिसर जो है रीजनल RPO, उन्होंने इस तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात का अडियाला जेल में खुद से जो है वो जायज़ा लिया और मियां नवाज शरीफ को इस वक्त जो है वो अंदर उसी बैरक में ठहराया गया है जहां पे इससे पहले उन्होंने जो है वो उन्हें रखा गया था और अब सुबह जो है कल सुबह जो है वो उनको यहां से रवाना किया जाएगा कोट लखपत जेल लाहौर के लिए। गया है जो जिस बैरक में वो इससे कबल मौजूद थे। अली फुरकान, अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। वो आपको मजीद आगे बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला 19 दिसंबर को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने महफूज किया था। इन रेफरेंसेस में कब क्या हुआ, देखते हैं आसिफ नवीद की ये रिपोर्ट। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के अहम केसेस 15 माह और 15 दिन तक चले। एहतसाब अदालत नंबर 1 और 2 में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की मजमूई तौर पर 183 समाअतें हुई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 22 जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मजमूई तौर पर 130 बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ 70 बार जज मोहम्मद बशीर और 60 बार जज अरशद मलिक के रूबरू पेश हुए। एवन फील्ड में सजा के बाद नवाज शरीफ को 15 बार अडियाला जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में 70 में से 65 पेशियों पर मरियम नवाज शरीफ के साथ थीं। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ को 49 समाअतों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया।
जज मोहम्मद बशीर ने 29, जबकि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को 20 समाअतों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन